राज्य भाषा की, जिसे हम इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, जो हमारे भारत देश की भाषा है हिंदी, ये अपने आप में बहुत बृहत्तम, बहुत ही बड़ा एक आकार है राष्ट्रभाषा हिंदी का, क्योंकि भारत देश के अलावा 15 से ज़्यादा देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे राजभाषा की और उनके साथ में संघ की भाषा क्या है, क्षेत्र की भाषा क्या है, न्यायपालिका की भाषा क्या है और विशेष निर्देश क्या है इस राजभाषा के अंदर। और राजभाषा का संसदीय समिति पढ़ेंगे जो 1963 में इसका गठन किया गया था। दोस्तों, उसके साथ हम देखेंगे शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2002 में, उसके बाद शास्त्रीय भाषा में अभी तक 2016 में कितने भाषा को ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, आज उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बताएं कि आज भारत देश की जो भाषा है, जिसे मृत भाषा के नाम से जानते हैं, मृत भाषा जिसे मदर टंग इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, वो हिंदी रखा गया है, क्योंकि भारत देश अपने आप में एक गर्व और निष्ठा रखने वाला देश है। जो भारत देश अपने देश को हिंदी में सबसे सशक्त, सबसे मजबूत और सर्वोपरि बनाने का प्रावधान रखा है। ये हमारा देश, हमारा संसद ने इस चीज को बहुत नज़दीक से देखा है। दोस्तों, हम बात करते हैं राजभाषा की। अगर हम बात करते हैं दोस्तों राजभाषा की, तो सबसे पहले आर्टिकल्स आ जाता है। अगर हम संविधान के क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले आर्टिकल्स आता है, जो आर्टिकल्स 343 से आर्टिकल्स, जिसे हम अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में, 343 मतलब 343 से 351 के बीच में चर्चा किया गया है, इसका गठन किया गया है 343 में, जो राष्ट्रभाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज होने का अधिकार देता है। दोस्तों, जो भारत देश की राजभाषा है उनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है जिसे हम जानते हैं संघ भाषा के नाम से, जिसे हम संघ की भाषा बोलते हैं, यानी कि हमारा जो पूरा समूह है, समूह की जो भाषा है उसे संघ की भाषा बोलते हैं। जो संघ की भाषा है दोस्तों, संघ की भाषा जब से स्टार्ट किया जाता है, जब हमारा भारत देश 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उसके 15 वर्ष बाद तक ये संविधान में इंग्लिश का यूज किया जाता था। इंग्लिश का यूज सबसे ज़्यादा था। ये टारगेट रखा गया कि 15 साल बाद में जो हमारे भारत देश है, भारत देश में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा, खास करके संविधान में। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है जो भी रूल, जो भी विधि, जो भी कानून, अगर हम विधि बोलते हैं या विधेयक बोलते हैं, तो वो पास हो जाने के बाद, राष्ट्रपति के पास हो जाने के बाद वो पारित किया जाता है, जिसे कानून के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, तो जो विधि है दोस्तों, भारत देश की संघ व्यवस्था जो है, जो भारत देश की संघ व्यवस्था है, उनकी जो कानून है, यहाँ पे जो भारत देश में जो संघ व्यवस्था है, इसका जो कानून है, इसे विधि बोलते हैं, विधि को कानून बोलते हैं। और जो विधि संसद द्वारा बनाया जाता है भारत देश में, जो कानून, जो विधेयक जो है, वो भारत की संसद द्वारा बनाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही पास कराया जाता है, तब आके वो हमारे देश में कानून के रूप में पारित हो जाती है, लागू हो जाती है कानून के रूप में। दोस्तों, अगर हम राजभाषा की बात करते हैं, संघ भाषा की बात करते हैं दोस्तों, संघ भाषा भारत देश में जब हमारा भारत देश 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसके बाद से 15 वर्ष बाद तक जो टारगेट रखा गया, 15 वर्ष बाद तक इस भाषा को रखा जाएगा और 15 वर्ष के बाद में हिंदी भाषा का विलय किया जाएगा हमारे संविधान में। क्योंकि संविधान में भारत देश में, खास करके जो भारत देश है, भारत देश में जो हिंदी यूज किया गया है 15 वर्ष के बाद में, जब 1965 आया था दोस्तों, 1965 में 15 वर्ष बाद 1950 में 15 वर्ष बाद 1965 आएगा दोस्तों। 1965 में क्या हुआ था कि जब
भारत अधिनियम, राजभाषा अधिनियम जब बना था 1963 में, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम बना था दोस्तों। राजभाषा अधिनियम जो बना था दोस्तों 1963 में। 1963 में उसके बाद इसमें विलय किया गया हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में। तब भारत का जो संविधान है उसने ये घोषित किया कि भारत देश में जो संविधान है, जो हिंदी का यूज किया जाता है संविधान में, वो असंवैधानिक है। मतलब वो सही तरह से संवैधानिक नहीं है, उसका जो मान्यता है वो नहीं है, ऐसा अपवाद हमारे भारत देश में आया। और भारत देश में क्योंकि आज के डेट में इंग्लिश का यूज किया जाता है, खास करके भारत देश के अलावा जितने भी कंट्री में देश हैं, इंक्लूडिंग भारत देश में भी इंग्लिश का ही यूज किया जाता है। यानी कि इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस है कि आप कोई भी केस टेकअप करते हैं या कोई भी केस जो आप रिपोर्ट कराते हैं संविधान में, तो वो इंग्लिश में ही लिखी जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ऐसा हमारा देश का संविधान कहता है। इसीलिए भारत देश में जो संविधान है हिंदी का यूज असंवैधानिक बताया है। भले ही भारत देश के लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में, मदर टंग के रूप में जानते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रीय भाषा की, जो क्षेत्रीय भाषा है, जो भारत देश में जो क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा को राज्य स्तर पर देखा जाता है दोस्तों। जो डिफरेंट राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हम खास करके बात करते हैं हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज की गई हैं। यानी कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं में दोस्तों जो 14 भाषाएं हैं उनको पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और बाकी की जो 6 लैंग्वेज है, 6 लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज जो है वो जैसे संथाली हो गया, बोडो हो गया और एक लैंग्वेज और है दोस्तों। ये सब जो है अलग अलग समय में, जैसे एक मणिपुर, नेपाली और डोगरी, ये सब भाषाएं हैं जो हमारे भारत देश में 1963 के बाद में लागू हुआ था। 1963 में ये जो और भाषाएं हैं, 6 भाषाएं, वो लागू ऐड किया गया। तो टोटल अभी हमारे भारत देश के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ क्षेत्रीय भाषा की, जो क्षेत्रीय भाषा है उनका जो पार्टिकुलर्स दिया है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने का अधिकार, जिसे हम क्लासिकल्स लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्लासिकल्स मतलब शास्त्रीय लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो अपने स्टेट में, अपने स्टेट के एक दायरे के अंदर बोली जाती हैं, उसे हम क्लासिकल भाषा बोलते हैं। क्लासिकल भाषा जैसे अगर हम बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं कि जो साउथ वेस्ट में, जो वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न स्टेट है हमारे भारत देश का, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, और इसके अलावा जो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इधर बिहार में बिहारी बोलते हैं। गोवा की बात करते हैं, गोवा में कोंकण बोलते हैं, कोंकणी जो है वो गोवा की लैंग्वेज है। गोवा को कोंकणी के अलावा 2 और अधिकार प्राप्त है, जो गुजराती और मराठी भी लैंग्वेज बोली जाती है हमारे गोवा स्टेट के अंदर। स्टेट एक जो गोवा है, ये भारत देश का सबसे स्मॉलेस्ट
पोर्शंस है, सबसे स्मॉलेस्ट भाग है हमारे भारत देश का, स्टेट का, क्योंकि यहाँ पे दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक गोवा और दूसरा पणजी। एक गोवा है जो उसका दूसरा जो कैपिटल है वो पणजी है। ये हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा स्टेट है हमारे भारत देश का। दोस्तों हम बात करते हैं फिर न्यायपालिका की। जैसा कि अभी हमने बताया दोस्तों, जो हमारा न्यायपालिका की भाषा है वो हिंदी भाषा को असंवैधानिक माना गया है हमारे भारत देश के न्यायालय में। हमारे देश जितने भी देश हैं सभी देश में अपना जो लैंग्वेज होता है राष्ट्रभाषा को कहीं यूज नहीं किया गया है, हर जगह इंग्लिश का यूज किया गया है। इसीलिए भारत देश के अलावा इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया है। दोस्तों जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की जो विधियां और कानून होते हैं उनमें भी इंग्लिश का यूज किया जाता है और हर जगह कोई भी केस हो, कोई भी केस फाइल करा हो या कोई भी केस आप टेकअप करते हैं तो संविधान में वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी जाएंगी। अगर वो हिंदी के अंदर लिखी गई हैं तो संविधान उसको निरस्त कर देता है, यानी कि उसको रद्दीकरण कर देता है। ये हमारा संविधान का कहना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं और विशेष निर्देश की, जो विशेष निर्देश की भाषा है वो उन अल्पसंख्यक लोगों के लिए यूज की जाती हैं, ऐसे अल्पसंख्यक लोग जो अभी आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं हमारे देश में, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। आप अरुणाचल प्रदेश देख लो, मणिपुर देख लो, मेघालय देख लो और उसके बाद त्रिपुरा देख लो, ये सब आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए राज्य हैं। वहाँ पर इन सारी भाषाओं का इतना योगदान नहीं दिया गया है, इतना प्रेशर जो राजनीतिक प्रशासनिक प्रेशर उन पे नहीं दिया गया है। इसलिए ये राष्ट्रपति के अमेंडमेंट द्वारा संशोधन द्वारा उनको एक विशेष पद प्राप्त होता है कि वो अपने लोकेलिटीज में अपने लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए जितने भी राज्य हैं, जितने भी आप राज्य देखते हैं, अपना एक उनका अलग से एक लैंग्वेज होता है। इसीलिए जो अलग अलग देश में अलग अलग हमारे भारत देश के जो स्टेट हैं उनमें अलग अलग लैंग्वेज यानी कि भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों हम बात करते हैं जो राष्ट्रभाषा संसदीय समिति की। जो राष्ट्रभाषा संसदीय समिति है ये गठित किया गया था भारत सरकार राजभाषा अधिनियम 1963 में। 1963 में इसका जब गठन किया गया दोस्तों तो ये देखा गया है कि भारत देश का जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा का 20 लोग दोस्तों, लोकसभा का 20 लोग और राज्यसभा का 10 लोग, राज्यसभा का 10 लोग मिलकर यानी कि टोटल 30 लोग मिलकर इसकी अध्यक्षता की है। और जो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों राजभाषा लैंग्वेज का, यानी कि राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, राजभाषा का जो अध्यक्ष होता है उस अध्यक्ष को गृह मंत्री के नाम से जानते हैं दोस्तों। गृह मंत्री इसकी अगुवाई करता है और इसके अगुवाई में ही भारत देश के जो लैंग्वेज हैं उनका विनिमय किया जाता है दोस्तों। इसीलिए जो लोकसभा है उनका 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य का नाम मनोनीत किया जाता है और ये जो नाम है इनका एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है और ये भारत देश की लैंग्वेज को आर्थिक और सामाजिक रूप से और मजबूत करने के लिए ये संकल्प लिया जाता है हमारे भारत देश के न्यायालय के उच्चतम न्यायालय में। दोस्तों हम बात करेंगे अभी जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। जो शास्त्रीय भाषा, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया दोस्तों, जो शास्त्रीय भाषा है हमारे भारत देश की वो लोकलिटीज भाषा है जो हमारे राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये बोली जाती हैं। दोस्तों एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप 3 किलोमीटर चले जाते हैं तो वहाँ पर पानी का डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर बाद में आप देखेंगे
कि जो पानी है उसका टेस्ट जो है वो अलग अलग हो जाता है दोस्तों। और अगर हम 12 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं, 12 किलोमीटर से अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे जो लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंशियस मिलेगा दोस्तों। जो लैंग्वेज है यानी कि जो उनका बोलने का टेक्निक है वो अलग अलग तरह से उनको ज़्यादा जस्टिफाई करेंगे अपने अपने लैंग्वेज में दोस्तों। इसीलिए अगर हम बात यहाँ कर रहे थे दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा, जो शास्त्रीय भाषा है उनको साल 2000 में इसका गठन किया गया था शास्त्रीय भाषा के लिए, लेकिन 2004 से 6 के बीच में इनका गठन हुआ, 2 साल लग गया इसे राष्ट्रपति तक पारित होने के लिए। और उसके बाद वर्तमान में 2016 में दोस्तों 6 ऐसे हमारे भारत देश हैं जिनमें उनका गठन किया गया। जैसे जो भारत देश में जो तमिलनाडु है वहाँ पे तमिल बोला जाता है, और जिसका उल्लेख संविधान में 2004 में किया गया है। और जो संस्कृत लैंग्वेज है दोस्तों, संस्कृत का संविधान में 2005 में उल्लेखित किया गया है। जो तेलुगु है उनको 2008 में, और जो कन्नड़ है, कन्नड़ को दोस्तों 2008 में भी रखा गया है। तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और कन्नड़ जो है, कन्नड़ बोर्ड जो कन्नड़ है दोस्तों बोलते हैं कर्नाटक में, जो तेलुगु है उसे बोलते हैं हमारे आंध्र प्रदेश में, और जो संस्कृत है उसे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं। और जो तमिल है, तमिल को हमारे तमिलनाडु में यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ हिमाचल की मलयालम जो है केरल राज्य में बोली जाती है, जिसे 2013 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा एक और स्टेट है उड़ीसा, जहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ उड़िया नाम दिया गया है। वहाँ का जो शास्त्रीय लैंग्वेज जो है, जो क्लासिकल लैंग्वेज है दोस्तों, उसको उड़िया का नाम दिया गया है। पहले उड़ीसा हुआ करता था, अभी इसका वर्तमान में 2016 में नाम बदलकर उड़ीसा को दोस्तों ओडिशा रख दिया गया है। उड़ीसा पहले हुआ करता था, अभी ओडिशा रख दिया गया है, उड़ीसा कर दिया गया है। और यहाँ इसको भी एक क्लासिकल लैंग्वेज में संविधान में दर्जा दिया गया है। और इसको क्लासिकल लैंग्वेज 2014 में संविधान का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वहाँ पे उड़िया बोली जाती है। दोस्तों आप लोगों के लिए बस इतना ही, और आप लोग इस तरह से खूब ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहिए और खूब ज़्यादा इंफॉर्मेशंस गेन कीजिए और अपने लाइफ में अपने टारगेट की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।